चलो, तो लास्ट क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो यही देके छोड़े थे हम, याद आ रहा? फाइंड द रिलेशन बिटवीन वी नॉट ओमेगा नॉट आर एम एंड के सच दैट कि सब्सिक्वेंट मोशन में वापस क्या करने लगे, प्योर रोलिंग करे। ये कुछ ऐसा बचपन में करते थे, ऐसे फेंकते थे और बॉल वापस आ जाता था, कुछ वैसा ही कहानी है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी रफ्तार से फेंक दोगे तो वापस आ जाएगा, एक पर्टिकुलर स्पिन देके जब आप फेंकते थे तो वो ऐसे जाता था फिर वापस आ जाता था। करके देखना घर पे, है ना। चल, तो देखो क्या होगा कि इस पॉइंट का वेलोसिटी चेक करो, इस पॉइंट का वेलोसिटी ओमेगा नॉट आर प्लस वी नॉट आगे की तरफ। तो फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ग्राउंड के रिलेटिव ये मूव कर रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, स्लिप कर रहा है ना। तो फ्रिक्शन पीछे म्यू एम जी। अच्छा, इस फ्रिक्शन के कारण पीछे की तरफ एक्सेलरेशन आएगा कितना? म्यू एम जी बाय एम। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा म्यू जी। तो टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी नॉट माइनस म्यू जी टी, है ना। अच्छा, ये फ्रिक्शन टॉर्क देगा सेंटर के अबाउट, ठीक है, सेंटर एक्सेलेटेड है, फिर भी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिख सकते हैं। तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क फ्रिक्शन म्यू एम जी इंटू आर। अच्छा, इस डायरेक्शन को हम क्या ले रहे हैं? निगेटिव ले रहे हैं, निगेटिव। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो ये टॉर्क निगेटिव में होगा, माइनस म्यू एम जी आर इक्वल टू आई अल्फा एम के स्क्वायर अल्फा। तो अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस म्यू जी आर बाय के स्क्वायर। ये माइनस साइन क्या बता रहा पता है? अल्फा का सेंस इधर है, नहीं समझ में? अरे इधर अल्फा का सेंस है, मतलब अल्फा किधर होगा? ऐसे। तो ये ओमेगा को घटाएगा कि बढ़ाएगा? घटाएगा। तो मान लो किसी भी टाइम टी पे ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी म्यू जी आर बाय के स्क्वायर इंटू टी। यहां तक में किसी को कोई परेशानी? अरे हाँ या ना, बोलते जाओ। ठीक है, अब दो कंडीशन हो सकता है, समय के साथ दो कंडीशन हो सकता है। ओमेगा भी घट रहा है और वी भी घट रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ओमेगा पहले जीरो हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि वी पहले जीरो हो जाए। ध्यान से सुनना, दो केस हो सकता है। अरे दोनों घट रहा है ना, तो या तो ये हो सकता है कि ओमेगा पहले जीरो हो जाए, या ऐसे हो सकता है कि वी पहले जीरो हो जाए। तो दोनों कंडीशन पे बात करते हैं। पहला जंक्शन मान के चलते हैं कि कौन जीरो हो गया? ओमेगा, और वेलोसिटी अभी भी क्या बचा हुआ है? वी। और दूसरा कंडीशन मान के चलते हैं, देख लेंगे कौन सा सही है। दूसरा कंडीशन मान के चलते हैं कि वी जीरो हो गया, ओमेगा अभी भी बचा हुआ है। अरे है ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा। यहां तक सही है? यहां तक सही है? बोलोगे सर दोनों जीरो हो जाए तो कोई काम का ही नहीं, तब तो रुक जाएगा। इसको वापस आना है, वापस आना है। अब सोचो अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो क्या ये वापस आएगा? ये वापस नहीं आएगा। बताते हैं क्यों नहीं आएगा। यहां पे अगर आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेक करोगे तो ग्राउंड के रिलेटिव ये वी से आगे जा रहा है ये पॉइंट, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे, जो इसके रफ्तार को कम करेगा और ओमेगा को बढ़ाएगा। फ्रिक्शन पीछे लगेगा, टॉर्क कैसे मिलेगा? ओमेगा को बढ़ाएगा। और अरे हम ये तब का बात करें जब एक बार ओमेगा जीरो हो चुका है इस सेंस वाला। तो अब क्या होगा? ये पॉइंट आगे स्लिप करेगा, इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो ये फ्रिक्शन इस वी को घटाएगा और ओमेगा को बढ़ाएगा। तो ये प्योर रोलिंग तो करेगा लेकिन आगे की तरफ करेगा।
अरे v घटेगा ओमेगा बढ़ेगा और एक सिचुएशन आएगा कि v बराबर ओमेगा आर हो जाएगा। कुछ नहीं समझ में आया। ऐसा एक सवाल आपको दिए थे, याद करो, एक बॉल को यू रफ्तार से ऐसे फेंक दिए थे फ्रिक्शन वाले जमीन पे और बोले थे कहां जाके ये प्योर रोलिंग करने लगेगा, टाइम निकाले थे कितना रफ्तार, तो वही तो सिचुएशन ये है। तो उसमें बॉल पीछे आया था क्या कि आगे रोलिंग करने लगा था? तो मतलब ये पॉसिबिलिटी मेरे काम का नहीं है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है जिसमें v 0 हो जाए और ओमेगा अभी बचा रहे। इस पे बात करते हैं कि क्या आगे चल के बैकवर्ड डायरेक्शन में रोल कर सकता है। तो देखते हैं, ध्यान से देखो, इस पॉइंट का वेलोसिटी ओमेगा आर इधर, ये ऐसा घूम रहा होगा ना, तो फ्रिक्शन आगे, फ्रिक्शन आगे लगेगा। अरे फ्रिक्शन आगे लगेगा, फ्रिक्शन आगे लगेगा, फ्रिक्शन आगे लगेगा तो ये v को बढ़ाएगा। इसके सेंटर मास की वेलोसिटी देखो पीछे की तरफ आ गई और ये ओमेगा को घटाएगा। अरे घटाएगा। और एक सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाए। अरे हो सकता है। तो ये इस डायरेक्शन में प्योर रोल करने लगेगा। मतलब मेरे काम का सिचुएशन क्या है ये? अरे है ना, मतलब जब वेलोसिटी 0 हो जाए उस समय ओमेगा 0 ना हो, तभी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? प्योर रोल। तो v को 0 कर दो। अगर इसको 0 पुट करोगे तो टाइम क्या आएगा? बोलो जल्दी। म्यू जी टी। इस टाइम पे ओमेगा क्या होगा? क्या? ठीक है, ये ना, इसको यहां पुट करो। इस टाइम पे ओमेगा क्या होगा? ओमेगा नॉट माइनस टाइम, तो ये हो जाएगा v नॉट बाय म्यू जी। और ये ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दिस ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, के स्क्वायर ओमेगा नॉट शुड बी ग्रेटर देन वी नॉट आर। यही कंडीशन है। इसी कंडीशन को अगर फॉलो करता हुआ ये इनिशियल सारा रिलेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्योर रोल करने लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन। जो v और ओमेगा है किसी टाइम पर जाके वहाँ पर 0 या ओमेगा 0 की हम ये देखना चाहते हैं कि पहले कौन 0 तो मेरा काम होगा। तो पहले v 0, मतलब v किसी टाइम t पर है। हाँ, हम चेक किए कि किसी भी टाइम t पे v रह गया और ओमेगा 0 हो गया, तो ये वाला कंडीशन तो काम नहीं करेगा, बॉल पीछे नहीं आएगा, आगे ही रोल करने लगेगा। तो हमको वो कंडीशन चाहिए कि v पहले 0 हो जाए और ओमेगा बचा रह जाए, है ना। मतलब जब v 0 हो गया तो ओमेगा नॉन 0 होना चाहिए। तो v को 0 किए और उस समय जो ओमेगा है वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, नॉन 0 किए, तो वहाँ से हमको रिलेशन मिल गया। अगर ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता हुआ आपका सारा इनिशियल कंडीशन था तो काम हो जाएगा। अरे समझ में आया? समझ में आया? इसको एक और मेथड है, एंगुलर मोमेंटम से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो उससे भी सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले आप लोग एक बार ट्राई करो, है ना, एंगुलर मोमेंटम वाले मेथड से भी सॉल्व करो। चलो, इसी को सॉल्व करने का दूसरा मेथड, एंगुलर मोमेंटम, बहुत फास्ट मेथड। अच्छा, ये तो पता है कि कौन सा कंडीशन हमको चाहिए, ये है ना। मतलब लास्ट में क्या बचा रहे?
ओमेगा बचा रहे v ज़ीरो हो जाए। ये तो चीज़ समझ लिए। ये इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन। अगर इस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क कैलकुलेट करो तो नेट टॉर्क 0 आ जाएगा। फ्रिक्शन उसी पॉइंट से पास कर रहा, नॉर्मल और mg का टॉर्क बराबर हो जाएगा, तो इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अरे रहेगा, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे इसका, ओमेगा इधर है पीछे की तरफ, बाहर की तरफ को प्लस मान लेते हैं, तो आई ओमेगा लिखोगे पहले, एम के स्क्वायर ओमेगा नॉट, और आर क्रॉस भी किधर जाएगा, अंदर की तरफ, तो माइनस एम वी नॉट आर, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था, और फाइनली ये होगा बराबर एम के स्क्वायर ओमेगा। कोई दिक्कत? अरे होगा एम के स्क्वायर ओमेगा, एम के स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा बराबर आएगा ओमेगा नॉट माइनस एम कैंसिल हो जाएगा और के नीचे आ जाएगा, वी नॉट आर बाय के स्क्वायर, और ये ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, अरे नॉन जीरो ओमेगा चाहिए ना, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो अगेन वही रिलेशन आ गया, के स्क्वायर ओमेगा नॉट बराबर, सॉरी शुड बी ग्रेटर देन वी नॉट, खत्म। समझ में आया? समझ में आया? टाइम वाला जो पंगा था उससे बच गए, है ना, टाइम वाले फैक्टर से बच गए। ठीक है, अगला सवाल पूछ दे कि ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे पीछे घूमना शुरू करेगा, तो फिर तुरंत बैक रोलिंग तो शुरू नहीं होगा, कुछ दूर घसीटेगा फिर रोलिंग शुरू होगा, है ना। तो जब रोलिंग होने लगे उस समय वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम है, 2 से 3 मिनट काफ़ी है ना। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। चलो, उस पार्ट को अगर एंगुलर मोमेंटम से करेंगे तो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। हम बोले कि इसको ऐसे फेंके कि बाद में प्योर रोल करने लगे पीछे, तो जब प्योर रोल कर रहा होगा कुछ देर के बाद स्लिप व्लिप होके फिर पीछे प्योर रोल करने लगा होगा, तो उस समय इसके सेंटर की वेलोसिटी मान लो v, यही तो निकालना। और चूंकि ये प्योर रोल कर रहा तो ऐसे ओमेगा होगा, अरे होगा, और चूंकि ये प्योर रोल कर रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 0, यानी आगे v पीछे ओमेगा आर मस्ट बी 0, तो v इक्वल टू ओमेगा आर। ये रटने वाली बात नहीं है, ये प्योर रोल कर रहा है इसीलिए लिखे, कोई दिक्कत? अच्छा, यहां से यहां तक में इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन, नॉर्मल, mg। अगर यहां के इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर ले तो फ्रिक्शन का टॉर्क 0, नॉर्मल और mg का टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, मतलब इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, आप लोग डरते क्यों ऐसा लिखने से, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस RC क्रॉस MVC, इससे डरते क्यों, ये तो बहुत बार यूज कर चुके हैं, है ना। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पहले सेंटर के अबाउट जो घूम रहा है उसके कारण ये वाला टर्म, तो क्या लिखोगे, आई बाहर वाले को, ये बाहर के डायरेक्शन को प्लस लेके चल रहा है ना, तो एम के स्क्वायर ओमेगा नॉट, और ये टर्म भी तो लिखना होगा, अरे ये टर्म भी तो लिखना होगा, तो ये आर, तो आर क्रॉस वी नॉट किधर है, अंदर, और कौन सा यूज होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये, तो ये रेडियस के बराबर होगा, अरे होगा, तो माइनस एम वी नॉट आर, स्मॉल आर है,
स्मॉल आर दिए थे ना, नहीं कैपिटल आर। चलो, दिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो अगेन फाइनल एंगुलर मोमेंटम में देखो ओमेगा इधर है ना, तो क्या लिखोगे, एम के स्क्वायर ओमेगा, और v इधर की तरफ है, तो वो पॉइंट हम यहीं नज़दीक बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। r क्रॉस v भी बाहर हो जाएगा, तो प्लस एम वी आर। अब आपको दो अननोन दिख रहा होगा यहाँ, ओमेगा और v, दो अननोन दिख रहा है, बट असल में एक को हटा सकते हो, v इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर। इसको यहाँ पुट करो, m से m को मार दो पहले तो, है ना, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर ओमेगा नॉट माइनस वी नॉट आर बराबर के स्क्वायर, ओमेगा को क्या लिख सकते हो, वी बाय आर प्लस, सॉरी कॉमन नहीं ले सकते, तो इसको लिख सकते हो के स्क्वायर वी बाय आर प्लस वी आर। अब v को कॉमन ले लो, हमको v चाहिए ना, तो v को कॉमन ले लो, के स्क्वायर ओमेगा नॉट माइनस वी नॉट आर बराबर v इंटू के स्क्वायर बाय आर प्लस आर। तो v बराबर कितना आ जाएगा, के स्क्वायर ओमेगा नॉट माइनस दिस इज योर आंसर, खत्म। समझ में आया कुछ? क्या किए, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर दिए, किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। ये पॉइंट ग्राउंड पे है, इनर्शियल पॉइंट, कोई दिक्कत? तो अब एक दो टाइप और बचता है छोटा छोटा, मतलब सिलेबस के हिसाब से, बाकी रिजिड बॉडी का तो कोई लिमिट है ही नहीं, और सिलेबस के हिसाब से एक दो छोटा छोटा चीज़ बचता है, उसको करवा देते हैं, है ना। एक तो आपका बच जा रहा है टॉपलिंग, और एक बच रहा है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है वो दोनों। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बच रहा है, टक्कर वाला सवाल, ठीक है, कॉलिजन वाला सवाल, इसमें भी आता है रोटेशन में। बस आज से लेके कल तक में थ्योरी ख़त्म हो जाएगा, फिर एक दो क्लास सिर्फ प्रॉब्लम पर चलेगा, है ना, फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। देखो इस सवाल में क्या कहता है, ये सब फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ, फ्रिक्शनलेस टेबल पे, लेकिन रॉड के इस इंड को हम टेबल में ऐसे हिंज कर दिए, मतलब रॉड उसके अबाउट घूम सकता, चल नहीं सकता। ये नहीं कि इसको उखाड़ के भाग रहा, इसको हिंज बोलते हैं ना, हिंज वाला सवाल किया ना, हिंज फोर्स भी लगा सकता है, याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल, नहीं ऐसे देखो, ऐसे रखा हुआ है रॉड, और ऐसे कीला लगा दिए कि रॉड टेबल पे ऐसे से घूम सकता है, बस, ठीक है। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब ग्रेविटी किधर है, अंदर, ये देखो दिखा दिए, कोई दिक्कत? इतने ही मास का एक बॉल है, यहाँ से आता है, छोटा सा बॉल है एकदम, जो हिंज से कितना दूर पे आ रहा है, ए दूरी पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो रफ्तार में कोई चेंज नहीं आएगा, यू से इसको टक्कर मारेगा तो आप खुद सोच सकते हो ये घूमना शुरू कर देगा, और ये इसका रफ्तार चेंज हो जाएगा कुछ ऐसा। क्या क्या दिया हुआ है, रॉड का मास m दिया हुआ है, रॉड का लेंथ l दिया हुआ है, और कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, याद आ रहा है, टक्कर वाला याद आ रहा है, तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या दिया हुआ है, e दिया हुआ है। तो टक्कर के बाद इसका ओमेगा बताओ और इसका भी बताओ, टक्कर के बाद इसका ओमेगा बताओ और इसका भी बताओ, शुरू हो जाओ। देखो पहला सवाल, क्या हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं अगर इसको सिस्टम ले लें तो? क्या हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं अगर इसको सिस्टम ले लें तो?
नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम पे जो हिंज का फोर्स होगा वो एक्सटर्नल हो जाएगा। अरे ये जो इस पे टक्कर मारेगा और ये जो इस पे टक्कर मारेगा वो तो इंटरनल हो जाएगा, चलेगा, है ना। लेकिन हिंज तो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है ना, तो हिंज जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो कैसा फोर्स होगा? एक्सटर्नल फोर्स। दैट मीन्स यू कैन नॉट कंजर्व लीनियर मोमेंटम। इस सवाल में आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिंज। याद है हिंज फोर्स लगाता था यार, निकालते थे इसका दो कंपोनेंट करके, एक रॉड के अलोंग एक रॉड के परपेंडिकुलर। याद आ रहा है ना? तो हिंज फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। अगला पार्ट, ये इस पे नॉर्मल लगाया, ये इस पे नॉर्मल लगाया, इंटरनल फोर्स। हिंज फोर्स कहां से पास कर रहा है? इस पॉइंट से। अगर इस पॉइंट के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क चेक करो तो आप देखोगे कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0 है। क्यों? क्योंकि हिंज फोर्स उसी पॉइंट से पास करेगा तो उसका टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। इस पे नॉर्मल किधर लगेगा? इधर, और इस पे नॉर्मल इधर, तो इसका टॉर्क नॉर्मल का इधर और इस पे इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। और ऐसे भी नॉर्मल इंटरनल होगा, अरे इंपल्सिव नॉर्मल इंटरनल होगा। दैट मीन्स इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व किया जा सकता है। नहीं समझ में? इस पॉइंट के अबाउट सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो इस पॉइंट के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता। तो लिखो, इनिशियली रॉड घूम नहीं रहा था, रॉड तो घूम नहीं रहा था, तो सिर्फ इसके चलने से जो एंगुलर मोमेंटम होगा। अच्छा ये दूरी कितना है? ए दिया हुआ है, तो सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होता है एम आर क्रॉस वी। अरे आर क्रॉस वी, ये आर का डायरेक्शन, ये वी का डायरेक्शन, आर क्रॉस वी का डायरेक्शन बाहर, और आर और वी के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे बताओ? बाहर की तरफ का प्लस ले लेते हैं, एम यू ए। रॉड तो घूम नहीं रहा, तो रॉड के पास कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है। टक्कर के बाद इक्वेशन क्या लिखोगे? एम वी ए, वी अननोन है, वी तो निकालना, एम वी ए, और रॉड घूमने लगा ओमेगा से, तो रॉड का भी एक एंगुलर मोमेंटम होगा। क्योंकि रॉड सिर्फ घूम रहा, वो चल नहीं रहा, तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम हिंज के अबाउट आई ओमेगा। कुछ नहीं याद आ रहा। पहला इक्वेशन कहां से आया? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज। अननोन कितना है? 2। इक्वेशन कितना चाहिए? 2। एक ही मिला, एक कहां से आएगा? एक कहां से आएगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन, क्योंकि उसका लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं था। याद करो, हम वहां पे भी प्रूफ किए थे कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो या ना हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है उससे। याद आ रहा है? अच्छा उसमें क्या लिख देते थे? E बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा सेपरेशन में जो लिखोगे, किस पॉइंट की वेलोसिटी लिखोगे? तो उस पॉइंट की जहां टक्कर हो रहा है, कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, उस पॉइंट की वेलोसिटी का सेपरेशन जहां टक्कर हो रहा है। याद करो, कुछ याद आ रहा है? और वो भी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो लाइन ऑफ कॉलिजन के अलोंग हो। तो ध्यान से देखो, जो सेपरेट होगा, ये पॉइंट इस पॉइंट से टकराया ना, तो ये पॉइंट, ये अगर ओमेगा से घूम रहा है
तो ये पॉइंट कितना से आगे जा रहा होगा, ओमेगा ए से, और ये पॉइंट आगे जा रहा है ओमेगा ए से और ये पीछे से आ रहा वी से, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, याद आ रहा है, डायरेक्शन का ध्यान रखने का इसमें, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये तो रुका हुआ था, सिर्फ ये जा रहा था u, अरे u क्या हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, क्या हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, क्या हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। झटका के केस में, ब्लास्ट के केस में, धक्का के केस में हमेशा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करना अच्छी बात नहीं है। इलास्टिक कॉलिजन है तो सोचेंगे, यहाँ तो इलास्टिक कॉलिजन भी नहीं, तो एनर्जी कंजर्व करना अच्छी बात नहीं है, करना ही नहीं। दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व करो, दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व करो। तो इसमें क्या क्या नहीं कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हिंज फोर्स है। अगला 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 मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन नहीं है कि नहीं है, तो इन सारी चीजों का ध्यान देना। अगला, फाइंड द इंपल्स imparted बाय हिंज ड्यूरिंग कॉलिजन। फाइंड द इंपल्स imparted बाय हिंज ड्यूरिंग कॉलिजन। खुद से ट्राई करो, फाइंड द इंपल्स imparted बाय हिंज ड्यूरिंग कॉलिजन। चलो, बिल्कुल बेसिक से चलना है, कुछ भी नया नहीं है। इम्पल्स ऑफ द फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। याद करो, इम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। याद आ रहा, सिस्टम का इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या था, पी इनिशियल, मेरे हिसाब से mu था, है ना, क्या था mu। और फाइनल मोमेंटम सिस्टम का कोई बताएगा जल्दी से, mv प्लस इसका मोमेंटम क्या लिखोगे, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो इसका मोमेंटम क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। सिंगल पार्टिकल के लिए मोमेंटम होता है mv और सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए मोमेंटम होता है mvcm। नालायक होता है, कुछ नहीं याद है, अच्छे से प्रूफ किए थे। p सिस्टम इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सब भूल के बैठा हुआ। तो इसका तो मोमेंटम लिख दिए, इसका मोमेंटम mvcm, इसके सेंटर ऑफ मास कहाँ होंगे, यहाँ कहीं बीच में, वो कितने से चल रहा होगा, ओमेगा एल बाय 2 से, तो प्लस m ओमेगा एल बाय 2, एक्सटर्नल इंपल्स j बराबर फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। कुछ भी समझ में नहीं आना, जहां पे ओमेगा और वी आप कैलकुलेट कर चुके हो, ओमेगा और वी आप कैलकुलेट कर चुके हो, है ना। तो लॉजिकली आप बता सकते हो कि जो हिंज, जो झटका मारा होगा ना, जो फोर्स
लगाया होगा वो इसी लाइन के अलॉन्ग होगा। कोई बता सकता है हम ऐसा क्यों बोले कि हिंज जो झटका लगाया होगा इंपल्स के दौरान, सॉरी टक्कर के दौरान, वो इस लाइन के अलॉन्ग होगा? कोई बता सकता है क्या? क्योंकि इंपल्स जो होता है एक्सटर्नल फोर्स का या किसी भी फोर्स का, वो होता है सिग्मा एफ डी टी, मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन वही इंपल्स का डायरेक्शन। और हमको दिख रहा है कि इंपल्स का डायरेक्शन इसी लाइन के अलॉन्ग है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम भी इसी लाइन के अलॉन्ग है और फाइनल मोमेंटम भी इसी लाइन के अलॉन्ग है, तो चेंज इन मोमेंटम भी इसी लाइन के अलॉन्ग होगा, तो इंपल्स जो होगा, जो झटका होगा, वो भी इसी लाइन के अलॉन्ग होगा, इधर या इधर जो भी हो, वो तो कैलकुलेशन से पता चलेगा, है ना, वो तो वेरिएबल के वैल्यूज पे पता चलेगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा? ये नहीं पढ़ा है, बोलो ना नहीं पढ़ा है। और ये भी पढ़ाए थे कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है सिस्टम का, वो हाफ mvcm² नहीं लिख सकते हैं। याद आ रहा है? कुछ नहीं याद, कॉपी पलटोगे तो होगा, होमवर्क करोगे तो समझ में आएगा, है कि नहीं? तो ये जल्दी से लिखो, फिर अगला सवाल देते हैं। अब की बार सेम सवाल है, वही रॉड है, वही फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा हुआ है, बस हिंज खोल दिए, हिंज हटा दिए, ठीक है, हिंज हटा दिए, कोई दिक्कत? हिंज हटा दिए, ये आया टक्कर मारा, तो क्या होगा? आपकी बार रॉड चलेगा भी और घूमेगा भी। थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो समझ में आ जाए, है ना, चलेगा भी और घूमेगा भी। अच्छा, किसके अबाउट घूमेगा? तो फ्री है, अगर कोई भी अनकंस्ट्रेंड ऑब्जेक्ट हो तो हमेशा किसके अबाउट घूमता? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। याद आ रहा? तो मेरा सवाल है कि टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसके सेंटर की वेलोसिटी क्या होगी, और ये सेंटर के अबाउट किस ओमेगा से घूम रहा होगा। बाकी सारा वेरिएबल वही है, वही रॉड है, सब कुछ वही है, बस इस बार जो यहाँ पे कीला लगा हुआ था वो हटा दिए। ट्राई करो। चलो, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा हम बना रहे हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, ये सेंटर से ऊपर नहीं है, सेंटर से नीचे ही पॉइंट है। यू से आया, टक्कर मारा, टक्कर के बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई v1, जस्ट बाद की बात कर रहे हैं, और इसका सेंटर मूव करने लगा v2 से और सेंटर के अबाउट घूमने लगा ओमेगा से। चूंकि ये अनकंस्ट्रेंड रॉड है तो ये सेंटर के अबाउट घूमेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? पहला सवाल, क्या हम इस बार लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। रीजन बीइंग के सिस्टम पे इस प्लेन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो पहला इक्वेशन आएगा लीनियर मोमेंटम। बोलो कि सर इस बार तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से काम हो जाएगा, ई का तो जरूरी ही नहीं पड़ेगा। तो अब की बार अननोन भी बढ़ गया, पिछले बार ये v अननोन नहीं था, सिर्फ इसके अबाउट घूम रहा था। याद आ रहा है? पहला इक्वेशन कहां से आएगा? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो क्या लिखोगे? m u बराबर m v1 प्लस m v2, खत्म। और मास इंटू, रॉड के लिए क्या लिखोगे? मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो दिक्कत? और ये इक्वेशन क्यों आया? क्योंकि सिग्मा एफ एक्सटर्नल 0 था, तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व था। यहां तक में किसी को कोई परेशानी? अगला, ग्राउंड पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, उसके अबाउट टॉर्क 0 आएगा। दिखा दे, दिखा। आप कौन सा पॉइंट पसंद करो? आप जो बोलोगे हम वही। हम क्या करते हैं, इसके पीछे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना? इसके अबाउट टॉर्क चेक करें, तो सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, तो एक्सटर्नल टॉर्क कहाँ से आएगा? ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, है ना? अरे ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा। दैट मीन्स
कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। चलो इस पॉइंट के अबाउट चलो लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करते हैं उस पॉइंट के अबाउट। हैं अबे एम जी अंदर होगा, एम जी का टॉर्क हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट, जो भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर टॉर्क है। एम जी का टॉर्क कहाँ होगा बताओ, कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम सही बोल रहे हो, एम जी का टॉर्क होगा। एम जी कहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से, एम जी इधर, नॉर्मल इधर, तो एम जी का टॉर्क जितना इधर, नॉर्मल का टॉर्क उतना इधर, ठीक है। चलो अच्छा वो पॉइंट यहाँ कहीं है, ध्यान से देखना, गड़बड़ मत करना सिर्फ, है ना, इसी के पीछे लिए, ठीक। तो पहले एंगुलर मोमेंटम क्या है सिस्टम का, 0 है। अरे एम वी आर, आर में कौन सा डिस्टेंस आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये देखो उसी लाइन से पास कर रहा, टॉर्क से करो ना कंपेयर, उसमें आर क्रॉस भी होता, उसमें आर क्रॉस एफ होता, तो अगर एफ उसी पॉइंट से पास कर जाए तो टॉर्क क्या हो जाता है, 0, तो वी उसी पॉइंट से पास कर जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। नहीं समझ में आया तो यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लो यहाँ तक, तो पोजीशन वेक्टर इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो एम आर क्रॉस भी करोगे तो एम आर वी साइन 0, तो कितना आएगा, 0। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या है, 0। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, 0 बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट, इसका तो 0 ही रहेगा, अरे इसका तो 0 ही रहेगा ना, कि उसी पॉइंट से पास कर रहा। अच्छा इसके अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा है, तो क्या लिखोगे, ml²/12, ओमेगा बाहर को प्लस ले लेते हैं, ml²/12 ओमेगा प्लस एम आर क्रॉस भी, ये आर क्रॉस भी अंदर, और कौन सा दूरी यूज होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ध्यान से देखो, ये दूरी है a और ये दूरी है l/2, तो ये दूरी a माइनस l/2, तो यह आ जाएगा माइनस mv2 a माइनस l/2। ये इक्वेशन कहाँ से आया, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट O is 0, hence angular momentum about point O initial equal to angular momentum about point O final। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है तो बता देना किसी भी पॉइंट में। एक इक्वेशन कहाँ से आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन, तो E बराबर अप्रोच की वेलोसिटी तो u ही है, सेपरेशन की वेलोसिटी बताओ, सेपरेशन की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, कोई बता सकता है। तो ये ट्रांसलेट भी कर रहा, रोटेट भी कर रहा, तो कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन का सबसे बेहतर फंडा क्या था, सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी प्लस सेंटर का वेलोसिटी। तो सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी हो जाएगा, बताओ, ओमेगा a माइनस l/2 प्लस v2। तो ये पॉइंट कितने से आगे जा रहा होगा, ओमेगा a माइनस l/2 प्लस v2, और ये पॉइंट कितने से इसके पीछे आ रहा होगा, v1 से। तो किस रफ्तार से सेपरेट हो रहा होगा, ओमेगा a माइनस l/2 प्लस v2 माइनस v1। ये आ गया आपका कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अरे इतना घबराना नहीं, नंबर्स दिया रहेगा ना, जब मास केजी में E का वैल्यू 0.1 0.2, V का वैल्यू दिया रहेगा तो ये सब कटकुटा जाता है ना, तो वो जल्दी जल्दी आता जाएगा, इसके लिए घबराना नहीं, इसके लिए घबराना नहीं। यहां तक में कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो बताओ, थोड़ा सा भी परेशानी, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बता सकते हो।
पर जो यू लिए पॉइंट इनर्शियल पॉइंट जो लिए हैं, अगर थोड़ा ऊपर लेते हैं तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूरी नापने में आपको दिक्कत होगा। आप इसके सेंटर के पीछे ही ले लो तो भी चलेगा। जीरो नहीं थोड़ा, क्या? तब जी साइन जीरो कुछ एंगल आएगा ना। हाँ कुछ आएगा, तो उसमें यहाँ पे यहाँ जो v वाला टर्म v1 वाला जीरो हुआ वो भी जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो इसके पीछे ले लिए तो ये v2 वाला टर्म जीरो हो जाएगा। करके देखो, वही अभी हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम बोलते हैं, अगला पॉइंट हम बोलते हैं। अब थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। इस सवाल में एक चमत्कार होता है, चमत्कार नहीं है, विज्ञान, प्योर फिजिक्स है, बट आपको वो फिजिक्स ढूंढना है। चमत्कार क्या है हम बताते हैं। ये पॉइंट जो हम इसके पीछे लिए हैं, है ना, ये पॉइंट यहां ले लो, यहां ले सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा ये किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं। अगर किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो आ रहा है तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। याद है पॉइंट नंबर 3 हर इनर्शियल पॉइंट के लिए वैलिड था। अरे टॉर्क इक्वल टू dl बाई dt हर इनर्शियल पॉइंट के लिए वैलिड था। तो अगर हम कोई पॉइंट ढूंढ ले जिसके अबाउट टॉर्क जीरो है तो हम 100% बोल सकते हैं कि उस इनर्शियल पॉइंट के अबाउट टॉर्क एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो इस पॉइंट के अबाउट भी चेक करो तो इस पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। फिर इस पॉइंट के अबाउट चेक करो ना, अगेन फोर्स तो दो यही लग रहा ना, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा, दोनों का टॉर्क कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों का टॉर्क कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क है नहीं, मतलब इस पॉइंट के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अरे है ना, तो इस पॉइंट के अबाउट एक बार एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो तो फिर बताते हैं होता क्या इसमें। उस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करोगे तो देखो इसका सेंस देखना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा a, अच्छा r क्रॉस u, बाहर, बाहर को प्लस लेते हैं, बाहर को प्लस लेते हैं तो m u a पॉजिटिव में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, अरे हाँ ना बोल, बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम अगर आप लिखोगे तो पहले इस पार्टिकल का भी लिखोगे। पार्टिकल का क्या होगा, अगेन r क्रॉस भी बाहर, अरे r क्रॉस भी बाहर तो m v1 a, कोई दिक्कत। सेंटर के अबाउट बाहर की तरफ ml² 12 ओमेगा प्लस m rc क्रॉस vc, बाहर की तरफ। अच्छा काम में कौन आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है l/2, तो लिख सकते हो m v2 l/2, कोई दिक्कत। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर, मान लो 1 2 ये 3 ये 4। घर पे आपको ये करना है, तभी हम कल बात करेंगे आगे, ठीक है। आप देखना कि ये इस इक्वेशन को छोड़ देना, जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है ना उसको क्या करना, छोड़ देना, और इस तीनों को भी सॉल्व करना तो आंसर आ जाएगा। फिर से सुनो मेरा सवाल, 1 2 3 सॉल्व करोगे जवाब आएगा, आएगा। और अगला काम, इसको छोड़ के 1 2 3 को सॉल्व करोगे फिर भी जवाब आ जाएगा। अब मेरा सवाल सुनो, यहां पे हम एक बेसिक फंडामेंटल लॉ को ही उड़ा दिए, है ना, और एक ही लॉ को 2 बार लगा लिए, अरे है ना। एक बार इसके अबाउट टॉर्क जीरो था तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लिए, एक बार इसके अबाउट टॉर्क जीरो था तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लिया, और फिर भी आंसर आ गया। ऐसा क्यों, सवाल समझ में आया। अरे
लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एक इक्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन दूसरा इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन तीसरा इक्वेशन। आंसर आया समझ में। उसके बाद हम क्या किए, इसको उड़ा के एक और पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लिए, फिर भी आंसर आ गया। तो असल में एंगुलर मोमेंटम वाले को 2 बार लगा दिए और न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन को 1 बार लगा दिए और लीनियर मोमेंटम को उड़ा दिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना, बहुत खतरनाक बात बोलना, और फिर भी आंसर आ जा रहा। क्यों आ रहा, कोई समझा सकता है? आ जा रहा तो क्यों आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं आएगा? बट हम बोल रहे हैं कि आंसर आएगा, आप घर पे करना, ये आपका होमवर्क। सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? सवाल ये है कि एक बेसिक लॉ को ही उड़ा दिए और फिर भी आंसर आ गया। ठीक है, देखो हुआ क्या बेसिकली, आप ध्यान से सुनो। आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 प्रूफ किए तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लिए, और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 प्रूफ किए तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लिए। तो बेसिकली आप यहां पे प्रूफ कर दिए कि हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है, 0 है। ध्यान से सुनो, यहां के अबाउट भी चेक करना तो टॉर्क क्या आएगा, 0, यहां के अबाउट भी 0, यहां के अबाउट भी 0। मतलब जैसे ही आप ये प्रूफ किए कि हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है, सेम है। ध्यान से सुनना, 0 मतलब सेम, तो ये फिक्स हो गया कि सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या रहा होगा, 0। नहीं समझ में आया? याद करो, हम एक दिन प्रूफ किए थे कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, है ना, देन टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट बिकम्स सेम। तो इसका उल्टा भी तो है सही, कि अगर टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट 0 आ रहा है, दैट मीन्स हर पॉइंट के अबाउट सेम आ रहा है, तो पक्का एक्सटर्नल फोर्स क्या रहा होगा, 0। और जैसे ही ये बात सत्य हुआ तो ये तो अपने आप इंक्लूड हो गया होगा। अरे ये कब आया, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 था, तभी लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हो ना। और जैसे ही आप 2 पॉइंट के अबाउट वो इक्वेशन लिख दिए तो श्योर हो गया कि टॉर्क क्या है, हर पॉइंट के अबाउट सेम। और ये तभी रहा होगा जब सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 रहा होगा, मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहा होगा। तो आप बिना चाहे इसको इन्वॉल्व कर दिया, आपको पता भी नहीं चला और वो आ गया था। नहीं समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले, बहुत थोड़ा सा हैवी बात बोले। समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसको 3-4 बार सुनना रिकॉर्डिंग, इस पार्ट को खासकर, तब शायद समझ में आए। ठीक है, और बाकी ये जाके आप देखना, इस तीनों से भी सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा जो इन तीनों से आएगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? बट विज्ञान को समझो, साइंस को समझो। साइंस क्या है, जैसे ही आप 2 पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 प्रूफ किए, एक और पॉइंट के अबाउट प्रूफ कर दो कोई भी ग्राउंड पे लेके, है ना, तो बेसिकली आप प्रूफ कर दिए कि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। तो वो अपने आप इंक्लूड हो गया। समझ में आया? अरे समझ में आया? ठीक है, लिखो। चलो आज एक सवाल पे अंत करेंगे। क्वेश्चंस आपको सोचना है, ढूंढना है उसका जवाब। ठीक है, फिर वहीं से अगला क्लास स्टार्ट होगा, उस जिसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर टॉपिक के नाम से पढ़ना चाहोगे तो उसको बोलेंगे टॉपलिंग। क्या बोलेंगे? टॉपलिंग। बट अभी भूल जाओ टॉपलिंग वॉपलिंग कुछ होता है। सवाल क्या, उसको सुनना ध्यान से। एक m मास का ब्लॉक, ठीक है, m मास का ब्लॉक, बिल्कुल ध्यान से सुनना।
इस ब्लॉक का जो बेस है ये B है और इसका हाइट मान लो H, ठीक है, और ये बेस एरिया उधर भी B ही है, ठीक है, हाइट H, और यूनिफॉर्म ब्लॉक है। इसका कहने का मतलब कि सेंटर ऑफ मास इसका बिल्कुल यहां कहीं होगा, बीचों बीच h/2 पे, है ना। इस ब्लॉक को हम v रफ्तार दे दिए। क्या रफ्तार दे दिए? v रफ्तार। देखे जमीन पे फेंक दिए ऐसे v रफ्तार, तो ये स्लाइड करेगा और फ्रिक्शन है तो वो किधर लग रहा होगा? पीछे। ध्यान से सुनते जाना अभी जो बोल रहे हैं। mg किधर होगा? नीचे, नॉर्मल, ऐसे, ठीक है। ग्राउंड पे एक पॉइंट लेते हैं, हम आपको एक कंफ्यूजन के साथ छोड़ेंगे जो आपको सोचना है। ग्राउंड के अबाउट एक पॉइंट लेते हैं। अच्छा ये क्या होगा? ब्लॉक कुछ दूर जाकर रुक जाता है, ऐसा ही देखते हो आप? अरे रुकेगा, फ्रिक्शन है तो रुकेगा ना। पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, कुछ स्लाइड करके देखो ना अपने आप, मोबाइल को टेबल पे ऐसे धक्का देके देखो, रुक जाएगा, ये रुक जाएगा, कोई दिक्कत? ये रुक जाएगा। अच्छा इस पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क चेक करो, इस डायरेक्शन में तो मोशन नहीं है, तो नॉर्मल बराबर mg, नॉर्मल और mg का टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट, फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो क्योंकि उसी पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए? कंजर्व रहना चाहिए। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे? ये घूम तो रहा नहीं है, तो आई ओमेगा वाला टर्म खत्म, सिर्फ बचेगा एम आर क्रॉस वी, एम आर क्रॉस वी सी। तो ये देखो अंदर की तरफ। अच्छा डिस्टेंस कौन सा यूज होता है? परपेंडिकुलर, तो लिखोगे माइनस एम वी और h/2, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम जीरो। कहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व? इनिशियली कुछ एंगुलर मोमेंटम है और फाइनली एंगुलर मोमेंटम जीरो हो गया, जबकि हम प्रूफ कर दिए कि उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है? जीरो है। अरे प्रूफ किया ना भाई, तो कुछ तो गड़बड़, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, और वो यहां हो जा रहा है फेल। अगर वो फेल हो रहा है मतलब गड़बड़ उसमें तो नहीं है, गड़बड़ आप कहीं किए हो, गड़बड़ आप कहीं किए हो, गड़बड़ आप कहीं किए हो। कहाँ किए हो और कैसे सुधारना है वो कल सोच के आना, ठीक है। कल की कहानी यहीं से स्टार्ट होगी। नहीं समझ में आया? गड़बड़ समझ में आया? अरे इस पॉइंट के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क हम क्या प्रूफ किए? जीरो। तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए? कंजर्व। लेकिन शुरू में एंगुलर मोमेंटम है और फाइनली एंगुलर मोमेंटम जीरो हो गया, यहां तो एंगुलर मोमेंटम डिस्ट्रॉय हो गया। अरे है कि नहीं? तो ये कांड कैसे हुआ, इस कांड के पीछे की कहानी क्या है, इसी को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। किस नाम से? टॉपलिंग के नाम से। किस नाम से? टॉपलिंग के नाम से। तो लिख लो अच्छे से।